तो कुछ हम जनरली चीजें डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि पाकिस्तान के अगर आप इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हैं तो वन बाय वन लेकर थोड़ी थोड़ी चीजें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखिए की चैलेंजेस और इश्यूज मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको इकोनॉमिक्स की एक जनरल ग्रिप हो कि मेजर चैलेंजेस क्या हो। सबसे पहले जो मेजर चैलेंजेस है मैं आपके लिए लिख देता हूँ इकोनॉमिक टर्म्स में, अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैं आपके लिए की इकोनॉमिक पैरामीटर्स बता रहा हूँ दो इकोनॉमीज को आपस में कंपेयर करने के लिए। Whenever you are making a comparison of more than two countries economically, तो आप ये पैरामीटर्स यूज करेंगे। कौन से पैरामीटर्स? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ये दो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी मईशत का मवाजना किसी और मुल्क की मईशत से किया जाता है या उसकी अपनी कारकर्दगी को भी असेस करते हैं। वन इज इन्फ्लेशन, अदर इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई। जो ममालिक इन दोनों इश्यूज को ओवरकम कर लें, फर्स्ट क्लास। ये इकोनॉमिक्स 101 यानी इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से भी पहले आता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि मुमकिन है कि आपसे मुमकिन कि ये चीज आ जाए। अच्छा, अब इसके बाद पाकिस्तान के चैलेंजेस में लिखता जाता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। अच्छा, यहां पर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अब लफ्ज जो है प्रॉब्लम्स के बजाय वर्ड यूज करते हैं चैलेंजेस। इट्स अ बेटर वर्ड। प्रॉब्लम के मायने होते हैं मसला, और उससे क्या होता है अगर आप मसाइल बयान करते हैं तो उससे ये ऐसा महसूस होता है कि इंसान जो है वो परेशान है, बेचैन है और इसी में ही जो है अपनी प्रॉब्लम्स में ही गिरा रहता है। नहीं, चैलेंज के माने ये है कि ऐसी चीज जो कि चैलेंज ऐसे होते हैं जो ओवरकम किए जा सकते, जिन पर इंसान या एक कौम या एक मुल्क हावी हो सकते। चैलेंजेस वो आप पर, प्रॉब्लम्स आप पे हावी हो जाते हैं। चैलेंजेस के माने ये है कि आप उन पे ओवरकम कर सकते हैं। यू कैन ओवरकम। टर्मिनोलॉजी आप अपनी मर्जी की यूज कर सकते हैं। आप कैसे समझें कि एक या दो सफे का आप नोट तैयार कर रहे हैं, ये टॉपिक है, इसके ऊपर एक या दो सफे का आप नोट तैयार करें, ठीक है। तो टॉपिक्स और कीवर्ड्स आप नोट करते हैं। तो अब हम एक एक करके एक इश्यू लिखते जाते हैं आपके सामने। हमारे यहाँ अमूमन लोग जो स्टेट करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा हटके हम करते हैं, फिर आप समझते जाएंगे। एक, मेरे बचपन से लोग कहते हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलिटरेसी। नाख्वानगी लोग कहते हैं। फिर दूसरी चीज पूछते हैं, कहते हैं कि हमारे मुल्क का दूसरा प्रॉब्लम है करप्शन। ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि अच्छा भाई तीसरा प्रॉब्लम बताएं, कहते हैं बैड गवर्नेंस। ये प्रॉब्लम है जो लोग स्टेट करते हैं। मैं चैलेंजेस कह रहा हूं। अच्छा, आपके जहन में कोई हो तो आप वो बताएं, कुछ आपके जहन में है तो वो बताएं, वो भी लिख देते हैं, फिर हम इसमें आपको सॉल्यूशन बताएंगे। पॉवर्टी, गुर्बत, पसमानगी। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। एक कहावत है, किसने कहा है ये मैं नहीं बताऊंगा। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। आपके साथ जुल्म है, आपको गुर्बत में रखा जाए। और बताएं, कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम। हाँ, ये वेरी गुड। पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन है, या जिसे आप कहते हैं हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पॉपुलेशन वेलफेयर। एक वजारत हमने बताई, बेसिकली उसका मकसद ये है
कि आबादी पर काबू पाना, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा वो आया कि हाउ कैन यू हैव कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, तो फिर हमने उसका नाम पॉपुलेशन वेलफेयर। बट एम इज बेसिकली इट्स फैमिली प्लानिंग, ओके। एंड वही मैंने आपको रूल बताया कि मैथमेटिकली 2 + 2 मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0%। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेना। 2 + 2 यानी न्यूक्लियर फैमिली, 2 बच्चे ही अच्छे, बेसिकली उसके माने ये है कि 2 + 2 फैमिली जो है ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0%। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए अब एक को ओवरकम करने की बात करते थे इकोनॉमिक। अच्छा, और कोई आपके नजदीक कोई चैलेंज हो मुझे बताएं, मैं उसको यस ऑफ कोर्स ये आप कह सकते हैं चैलेंज है। ओकेजनल हाइपर इन्फ्लेशन, मैं यूज कर लेता हूं टर्म हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि हम कभी कभार डबल डिजिट में चले जाते हैं। ठीक है, यानी महंगाई का बड़ी तेजी से, ओकेजनल के माने ये है कि वक्तन फवक्तन हमारे मुल्क में एकदम महंगाई आ जाती है। डॉलर एकदम बढ़ गया, हर चीज के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स की हमारे पास आए। आप और भी बताएं कोई जो आपके जहन में हो। सर, लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो गए। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, मैं भी बता नहीं पॉवर्टी अभी बता, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट। आप में से चंद लोग अच्छे इलाकों में रहते होंगे, लेकिन बहुत वीआईपी चंद, बाकी के लोग जितने होंगे वो अच्छे इलाकों में रहते हैं, मुनासिब इलाकों, लेकिन घर के बाहर कचरा पड़ा, पानी की निकासी अवेलेबल नहीं है प्रॉब्लम, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको टैंकर की जरूरत पड़ती है कि नहीं, बिजली आती और जाती है, रिच तरीन लोग हैं लेकिन घर के बाहर जनरेटर रखा हुआ है, फड़फड़ 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 स्टार्ट रहता है और फड़फड़ फड़फड़ करके वो चलेगा पूरा दिन, उसका बहुत शोर होगा, धुआं भी होगा, उसको ऑन करने के लिए मुलाजिम या चौकीदार जाएगा, बिजली जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड पर इम्पैक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बहुत बुरी कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ की इश्यूज बहुत सीवियर इश्यूज, गंदा पानी हमारे मुल्क में, लेकिन अमीर पी रहा है या गरीब पी रहा है, पानी के अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें जो कि टॉलरेबल नहीं है, टेस्टिंग में बताया उन्होंने, चेक किया। दूध आप डब्बे का पीते, डब्बे के दूध में भी जो है वो बहुत सारी चीजें निकली, तेल इस्तेमाल होता है घर में, हर बंदा कुकिंग ऑयल यूज करता है, कुकिंग ऑयल के मुतालिक जो है वो आपको पता है किस तरह की चीज आ रही है। हाँ, ये अपने सही पॉइंट लिखा है उस्मान यूसुफ साहब, एनर्जी क्राइसिस, कि वहां से भी लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, साथ साथ कमेंट कर रहे हैं, सबको साथ शामिल रखा हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल। एनर्जी क्राइसिस भी हमारे मुल्क के अंदर, एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर है, एनर्जी क्राइसिस भी है, वाटर का क्राइसिस भी। इंडस बेसन जो है इस वक्त, यानी कि जो आप पता होगा दरिया सिंध और इसके इर्द गिर्द जो वादी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड वाटर रिसोर्स राइट। थ्रेटेंड वाटर रिसोर्स के माने ये हैं कि ये इट कैन लीड टू ड्राउट। ड्राउट के माने ये होते हैं कहत साल, पानी नहीं होगा फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो लोगों के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, फूड इनसिक्योरिटी में इजाफा होगा। ठीक है, हाँ हाँ पता है, जितने पॉइंट आपके जहन में आ रहे हैं भाई, आज ही तो मौका है दिल की सारी भड़ास निकालें आप, मुल्क से जितनी शिकायत है। ओह यस, ये सारी चीजों का आउटकम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का आउटकम कहां होता है? सोशल प्रॉब्लम, क्राइम और जराइम की शक्ल में हमें नजर आता है। पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लीड टू सोशल प्रॉब्लम्स। Oh yes, yes, terrorism. Very good point. Sir, law की implementation किसकी? Law.
इम्प्लीमेंटेशन और रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, लैक ऑफ, ये हम इसका कनेक्शन जोड़ेंगे कि किस तरह से ये इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, इसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं, जी बताएं। हाउ टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स। हाँ, हमारा प्रॉब्लम, हम इसको जिसे आप चैलेंज कह लें, हम चैलेंज इसका कोट करते हैं। ये चैलेंज है हमारा ट्रेड डेफिसिट, जिसमें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम, एक्सपोर्ट्स कम होना चाहिए। ओ यस, फ्यूडल सिस्टम जो है ये इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये आपने वेरी वेल पॉइंटेड आउट। फ्यूडल सिस्टम इज बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो होता है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जस्ट लाइक देयर आर सो मेनी पुअर फाइनेंशियल सिस्टम है। इर्रेशनल बिहेवियर चाहे तो आप अपने पास लिखें, पब्लिक नहीं हम कह सकते, डिजिटल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो फ्यूडल सिस्टम, और कोई आपके सेंटेंस सॉल्व करो। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो है वो इश्यू है बहुत बड़ा, ठीक है। तो यूथ की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, वैसे भी हमारे यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये यहीं से ड्राइव करता हूँ, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड समझते हैं। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि थ्रेट। लैक ऑफ टूरिज्म है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यानी इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें वेस्टेज भी है, लैक ऑफ डायरेक्शन भी है। इन चीजों को इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज में काउंट किया जाता है। ओह यस, आप ऐसे कह सकती हैं कि रेजिस्टेंस भी है यहां पर और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो आप ऐसे कह सकती हैं एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में हर्डल्स। हर्डल्स यानी रुकावटें हैं। लोड शेडिंग, वो एनर्जी क्राइसिस में आप ऐसे समझेंगे लोड मैनेजमेंट, नेशनल आइडेंटिटी जो है हमारी मैं उसे इकोनॉमिक्स से एसोसिएट कर सकता हूं, लेकिन आप, हाँ, लेकिन वो उसके एस्पेक्ट को हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के हिसाब से आपके यहाँ फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम, फूड इनसिक्योरिटी के माने ये हैं भूख, प्यास, अफलास, इस तरह की टेंशन है। फूड इनसिक्योरिटी वो टेक्नोलॉजी से भी एसोसिएटेड है, लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे वगैरह, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब प्रॉब्लम लिखते जाएं और बढ़ती चली जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे यहाँ। हाँ, मतलब ये करप्शन के साथ नेपोटिज्म भी है, फेवरेटिज्म भी है और लैक ऑफ मेरिट, लैक ऑफ मेरिट है। मैं वो प्रॉब्लम स्टेट की है आपके सामने जो जनरली लोग इनसे एसोसिएट करते हैं। लैक ऑफ मेरिट बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। लैक ऑफ मेरिट जो होता है ना, इससे क्या क्रिएट होता है, देखो इससे क्या क्रिएट होता है, इससे इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी क्रिएट होता है। एक शख्स है जो कि नाअहल है, नालायक है, इस मुलाजमत का जो है वो ड्यू उसकी राइट नहीं है, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है, तो उसके नतीजे में वो क्या करेगा, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा। हमारे यहाँ क्या है कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ SOEs, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ है, चैलेंज है।
स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में आती है PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील और बेशुमार ऐसे इदारे जो गवर्नमेंट चलाते हैं। वहां के निकम्मे निठल्ले मुलाजमीन जो हैं वो पूरा दिन, सारे नहीं कुछ, वो पूरा दिन काम दो धेले का नहीं करते, तनख्वाह पूरी देते। हम अपने मुलाजिम से तो पूछते हैं कि तुमने पूरा काम किया या नहीं किया। हम टैक्सी ड्राइवर को पूरा निचोड़ते हैं, भाई खुला वापस कर हैं। हम आम खरीदते हैं तो हम पूरी चेकिंग करते हैं कि आम ठीक है भाई, ये कौन सा दे दिया, गलत दे दिया। लेकिन हमारा टैक्स का पैसा ऐसे इदारों में लगता है और ऐसे लोगों को तनख्वाह दी जा रही है कि जो लोग ढीले का काम नहीं करते। PIA की एयर होस्टेसें कि बेदरेक और जो है वो कहते हैं स्पॉन्टेनियसली मुंह से निकल जाता है खाला एक गिलास पानी देना, क्योंकि उनकी शक्लें खाला जैसी हैं। एहतरामन बंदा खड़ा हो जाता है, आप छोड़े मैं डाल देता हूँ पानी। तो बुनियादी तौर पे दीज आर दोज इनएफिशिएंसीज, लैक ऑफ मेरिट की वजह से क्रिएट हुई जो SOEs की मैनेजमेंट में हमें दिखाई दी। SOE मैनेजमेंट के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बहुत बड़ा सेक्शन, बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस आर वेस्टेड एनुअली इन ऑर्डर टू सस्टेन दी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। बिलियंस ऑफ रुपीस और इन अदर वर्ड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा देखेंगे हम सर? जी, ओवर पॉपुलेशन आ गया, ये ओवर पॉपुलेशन लिखा हुआ है जुनैदी साहब जी। एनवायरमेंट फ्रेंडली कहेंगे, बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन चैलेंज आजकल इस पे बड़ा फोकस है वर्ल्ड में। इसीलिए आप पता होगा कि आपने ये बिलियन ट्री सुनामी का सुना है, इसके लिए नोटू दिए हुए, कंपटीशन हुआ इंटरनेशनल। उन्होंने नक्शे पे देखा, उन्होंने कहा 5 दरियाओं वाला मुल्क, वहां दरख्त लोगों ने काट दिए सारे। तो उन्होंने कहा भाई आप दरख्त लगाएं, क्योंकि आपके मुल्क में दरख्त नहीं होंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक लॉस, इंसान जो है वो नोटू का, उन्होंने कहा भाई क्लाइमेट चेंज होगा आपके मुल्क में तो आपकी फसल जाया हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी एग्रीकल्चर हर्ट होगी, आपकी एग्रीकल्चर हर्ट होगी, आपका एनवायरनमेंट हर्ट होगा, आपके वाटर रिसोर्सेज हर्ट होंगे, पूरा सिस्टम आगे पीछे हो जाए। प्रोटेक्ट मदर अर्थ, आप दरख्त लगाएं। ये वाले दरख्त नहीं, ये जो बच्चे जो है फुटपाथ खोल खोल के हमारे यहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं। और देखो उन्होंने आगे पूरे कार्बोस के दरख्त सारे उपेड़ दिए। आप देखा होगा ना आजकल हर बच्चा फोटो में लगा रहा है फेसबुक पे, तो छोटा सा उसने खोदा वही नर्सरी का बूटा लगा दिया और दरख्त लगा, कराची ठीक हो जाएगा। यू विल ड्रीम ए लॉट ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कराची। और मोस्ट ऑफ ऑल जिस पर फोकस नहीं है वो है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव का भी फॉरेस्ट होता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं असल में क्या होता है कि साहिब की जो हिफाजत हो रही बुनियादी तौर पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट से हो रही है। ये इशू उन्होंने बताया ना एनवायरमेंटल चैलेंज, फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लैक ऑफ फ्यूचर प्लान, हाँ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये भी बड़ा आम चीज है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है ये इकोनॉमिक प्लानिंग। उसकी वजह ये है कि अगर आपने प्लानिंग ना की हो, इकोनॉमिक प्लानिंग आपने ना की हो, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। अभी हम उस पर आते हैं। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट का जैसे मैं आपको बता रहा था, कराची में इशू है मैंग्रोव का, ये हमारे साहिल पट्टी पे अगर मैंग्रोव ना हो देती हैं तो हमारे यहाँ जो आप समझे कि समुद्र की मछलियां उनकी तादाद जो उनमें इजाफा, ये हर जगह तो नहीं दे देती ना, खुले समंदर में अंडे नहीं देती है। एक बाकायदा तरीका कार है, एक निजाम है। मछलियां आती हैं समुद्र किनारे, वहां पर आकर ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है इसमें शैलो, इसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इम्बैलेंस जैसे तादाद अगर मछलियों की कम हो जाए तो फिर मछलियां क्या पकड़ेंगे, उनका इकोनॉमिक लॉस होगा। इस सब चीजों की इकोनॉमिक कॉस्ट है, इन्वायरमेंट की इकोनॉमिक कॉस्ट है। वरना गोरे परवाह नहीं करते, उनको पता लगा भाई इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है। मॉल में गाड़ेंगे, दरख्त काटेंगे, जो हमारे ये सारे जो लिविंग क्रीचर्स हैं खत्म हो जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, नबातात तबाह हो जाएं, जो हमारे यहाँ प्लांट्स वगैरह खराब हो जाएं, खत्म हो जाएं,
गॉड फॉरबिड हमारी इन्वायरमेंट इतनी पोल्यूट हो जाए कि प्लांट्स ग्रो ना कर पाए तो हम सब्जी वब्जी तो नहीं खा सकेंगे। सर ये जो हमारे मॉडर्न एरिया में सर लैंडस्लाइडिंग हो रही है इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो जंगलात काटते जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं। जंगलात काटो, लैंड मास डैमेज होगा, माल और चीजों का नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा। ओह यस ऑफ कोर्स, ये देखो ये बड़े संजीदा मसले मसाइल हैं, तो ये बहुत आम चैलेंज है। अच्छा, अब और कोई चीज जहन में आ रही है तो बताएं, नहीं तो पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ ताल्लुकात, रिलेशनशिप। हाँ, ये बात देखो, असल में इसमें जिसे हम कहते हैं ट्रेड डिप्लोमेसी, पहले अदवार में मुमालिक आपस में ट्रेड डिप्लोमेसी किया करते, और गोरा भी जो यहां पर आया था और हमारे इलाके पर काबिज हो गया, आया ये था ट्रेड डिप्लोमेसी, आया ट्रेड डिप्लोमेसी। मोनोपोली का कोई इसमें सर आपस में कोई इंटरलिंक है? ये आप कह सकते हैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो ठीक नहीं है पाकिस्तान, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट ठीक नहीं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बेशुमार मसले मसाइल हैं। अब आप इसका स्नैप ले लें तो आपको चंद चीजें आ जाएंगी लिखने के लिए, फिर हम इस पर और एलेबोरेट करते हैं, ठीक है, हम इस पर कंटेम्पलेट करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। इसका आप स्नैप ले लें तो आपको नोट्स, कॉस्ट एंड ईज, आसानी, ईज के माने होते हैं आसानी, सहल होना, काम करना, ठीक है, काम करने में आसानी पैदा करना, सही। तो ये आप एक स्नैप ले लें तो आपके लिए निस्बतन आसानी पैदा हो जाएगी, पॉइंटर्स आ जाएंगे एक दो सफ़े में लिखने के लिए। सारे तो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन जो याद रह गए तो आपको बताओ, और मसाइल याद करने में मुश्किल नहीं होती। सर ये ब्राइब जो है वो भी करप्शन में आएगी? जी, ब्राइब्स, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इसके माने होते हैं अपने भाई को लगा देना, अपने चचा को, समधी को, दामाद को लगा देना, है ना। लाइट मैं थोड़ी सी ऑफ करता हूँ, करीब आके आप स्नैप ले लें और फिर आप शेयर कर लें। ठीक है सर, तो अब बातें आपने बताया तो याद नहीं, ओके सर, ठीक है। ये हमने चंद चीजें डिस्कस करेंगे, अब हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि ये देखें इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही सॉल्व किए जा सकते हैं इश्यूज, we will need an integrated approach. So let me just shift this chair in such a manner that I can see the board as well. So let us look at these issues and try to resolve. हमारे यहाँ मसला इलिटरेसी का है, यानी कि नाख्वानदगी का, तालीम मौजूद नहीं है। तालीम की खातिर अब क्या करना है, आप अपने पास खुद लिखते जाएं, एजुकेशन बजट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, यही सब ये भी बोलते हैं कि एजुकेशन बजट बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें नॉवेल्टी क्या है? नॉवेल्टी ये है कि एजुकेशन के मीनिंग को मिस इंटरप्रेट किया गया है। वर्ड लिटरेसी को रीडिफाइन करें। लिटरेट कौन होता है? आजकल के दौर में जो चीज़ें पहले सोची नहीं जा सकती थी, अब लीनियर थिंकिंग को बाय बाय कहना पड़ेगा। लीनियर थिंकिंग के माने होते हैं सीधा सीधा सोचना, डिसरप्टिव थिंकिंग के माने होते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हट के कुछ चीज़ लाना। अब अगर आप अपने मुल्क के अंदर लिटरेसी चाहते हैं
तो आपको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको जदीद तकनीक का इस्तेमाल यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी, घर घर जाना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से लोगों को एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिटरल मीनिंग ऑफ लिटरेसी रीडिफाइन करनी पड़ेगी, उनको लिखने पढ़ने का तरीका उनका आपको नया बनाना पड़ेगा, और लिटरेसी के जो प्रॉब्लम्स है बेसिक उनको सॉल्व करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माशरा जो है वो इनसिक्योर है। हम लड़कियों को घर से माँ बाप नहीं चाहते कि लड़कियां जाएं, क्योंकि गैर महफूज है माशरा। तो उस एलिमेंट को थोड़ा सा एड्रेस करें कि क्यों गैर महफूज है, कि बेटा आप पढ़ने जाएंगे वो तो बहुत दूर नहीं है यूनिवर्सिटी, तो आप अकेले जाएंगे। तो बच्ची बोलती है मैं रिक्शे में जाऊंगा। तो नंबर 1 एड्रेस करें इश्यूज को, चैलेंजेस को, उसको आप अपने पास लिख लें। थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा टर्म लिटरेसी को, और एजुकेशन के अंदर नॉवेल्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप खुद सोचें कि आपके वालिदैन अगर आपको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके दिल में क्या ख्यालात आ रहे हैं, किस वजह से गर्ल्स एजुकेशन सफ़र कर रही है। वो सफ़र इस वजह से कर रही है, माशरा इनसिक्योर है, हर आदमी घूरता है बस के अंदर। अब मैं तो नहीं चाहूँगा मेरी बहन बेटी जो है वो जाए, उसको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो उसके लिए आसानी पैदा करें। हैं आप इस्लामी रियासत, बसें आपके लिए, ख़वातीन के लिए आपने बसें दी नहीं हुई, बातें पूरा दिन राग अलापते रहते हैं कि जी हम तो ये और वो, और आपने ख़वातीन के लिए बसें तक मुख्तस नहीं की हुई। और इसमें भी कोई सख्ती नहीं है, गर्ल्स कंपार्टमेंट के अंदर एक बैठा हुआ अपने दान बैठा होता है, उसको बोलना पड़ता है भाई जाना पीछे। हमें पता है आपका जनाना मर्दाना का इशू है, लेकिन आप मर्दाना में जाके बैठे, आपका बेहतर है। नहीं होता है ना इस तरह। तो अभी तक इसको तो आप इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, तो ये चैलेंजेस हैं। दूसरा क्या है, इस चीज़ में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो सिस्टमिक चेंजेस हैं जिनका ताल्लुक एजुकेशन से नहीं, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट क्या करेगी, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लेकर आएगी। मोर लिटरेट द वर्कफोर्स, मोर इंप्रूव द वर्किंग ह्यूमन कैपिटल, द मोर द प्रोडक्टिविटी, द बेटर द रिजल्ट्स। एक पढ़ा लिखा आदमी करीम की टैक्सी चला रहा है, उसकी कारकर्दगी बेहतर है कि नहीं बेहतर है उस अनपढ़ टैक्सी ड्राइवर से? बेहतर है, तभी तो दुनिया ले रही है। वो उसको इतना तो पता है ना फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, ये है वो है, राइड शुरू करूं राइड बंद करूं, सर उसको सारा कुछ आपने दिया है, ह्यूमन कैपिटल है। तो एक एजुकेटेड आदमी टैक्सी चला रहा है तो वो टैक्सी है ना, शेयर्ड राइड सर्विस है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है, बेहतर हो रही है। एक मैकेनिक है जिसका कोई इल्म नहीं है, आप उससे उस्ताद उस्ताद कहते हैं। उस्ताद किसको? उस्ताद हम फिर उस्ताद नहीं रहे, फिर मैकेनिक उस्ताद है। तो आप जाते हैं बोलते हैं उस्ताद ज़रा जल्दी से यार ये ठीक कर दो, उसके पास कोई नो हाउ नहीं है। हम ऐसे ही खुश होते हैं यार पाकिस्तानी जो है ना इसमें एक्सपर्ट, हम लोग टूटी हुई चीज़ भी बना देते हैं। भाईजान ये फिर आप ख़त्म कर दो ना, फिर फोर्ड गाड़ी आपके पास बन रही होती है, वो मैकेनिक फोर्ड गाड़ी बना लेता, मर्सिडीज वो तो नहीं बना पा रहा ना, आप अपने ही मुँह मियाँ मिठू बन रहे हैं। तो आप जब टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन की तरफ एड्रेस करेंगे, यानी लोग जो हैं वो टेक्निकली एजुकेटेड होंगे, साउंड होंगे, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। वही बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो आपको बेहतर प्रोडक्ट दे सके, एक फैक्ट है, आप खुद रियलाइज करें। अच्छा, यहाँ पर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे मूव करें को हमारे पास वक्त। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 लिटरेसी के मीनिंग को रीडिफाइन करके कोई ना कोई अल्टरनेटिव प्लान बनाना पड़ेगा। बजट बढ़ाओ सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ना रेज द एजुकेशनल बजट, डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट इज टू बेटर मैनेज द रिसोर्सेज। जी देखिए, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल। देखें, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। उसके लिए एक मूक्स का और ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम, जो पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पहले आपको लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब शुरू हो गया। टीचर कंपेल्ड हैं, उनको अब मूक्स बनाने पड़ेंगे, और मुस्तकबिल में हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग के जरिए उसकी कीमत को नीचे लाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन कल की रिक्वायरमेंट है। सही असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन को रीडिफाइन कर रहे हैं। बच्चों की सीटें बड़ी महदूद होती हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। लड़कियां इंजीनियर बन जाती हैं लेकिन घर बैठती हैं। यूं ही रिश्ता आता है अच्छा सा, लड़की कहती है भाई मैं तो जा रही हूँ। अब आप उसे क्या मजबूर कर सकते हैं कि तुम इंजीनियर बनो? ना वो फील्ड इंजीनियर बनती, लेकिन आती वो फर्स्ट है। ये आप देख रहे हैं, पोजीशन होल्डर के अंदर उसका नाम होता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो इंजीनियरिंग का आप नाम लिखेंगे, लड़की की फर्स्ट पोजीशन आएगी। वो लड़कों का ध्यान कहीं और लगा हुआ होगा। जो सीधी बात है,
तो इश्यूज को एड्रेस करें ना आप, क्यों नहीं है? देखो वेस्ट में इस पर उन्होंने रिसर्च की, को एजुकेशन बेहतर है या लड़कों के कॉलेज अलहदा होना बेहतर है, इस पर स्टडी हुई। इसका इकोनॉमिक देखो, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा है। उन्होंने कहा अगर हम लड़कियों का कॉलेज अलहदा बनाते हैं, लड़कों का कॉलेज अलहदा बनाते हैं, हमें रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो हर चीज इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर हो। उन्होंने कहा कि अगर हम इनको साथ रखते हैं तो ये, लेकिन साथ रखते हैं तो इनकी तवज्जो डाइवर्ट हो सकती है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। तो इनके रिजल्ट्स क्या इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे? उन्होंने पूरा चेक किया कि लड़के लड़कियां जो मखलूत माहौल में पढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट क्या आते हैं, जो अलहदा पढ़ रहे हैं को एजुकेशन में उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जो अलहदा पढ़ रहे हैं उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो उनको अंदाजा हुआ हाँ भाई ये सिस्टम बेहतर है, ये सिस्टम बेहतर है। अमेरिका में भी गर्ल्स ओनली कॉलेजेस हैं अमेरिका में, और वहाँ लोग पढ़ भी रहे हैं और अच्छी डिग्रियाँ भी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, मखलूत यूनिवर्सिटियाँ, को एजुकेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोग भी पढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। हर एक का अपना एक थॉट है, माइंड सेट है। लेकिन सबसे पहली असेसमेंट क्या हो रही है, उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है। आप ये नहीं समझ रहे, ये पूरा डिसीजन जो आप यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं, यू आर बेसिकली पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर बनोगे आप बाहर जाके, हाँ हाईली स्किल्ड लेबर, लेकिन लेबर हो गए मजदूर, या अनलेस अगर आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो फिर आप दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चले जाते हो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन अदरवाइज यू आर लेबर, यू आर मजदूर, बेइंतहा पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता हाईली स्किल्ड मजदूर, पर यू आर मजदूर। आगे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा इसको रिजॉल्व करते हैं। तो एजुकेशन रीडिफाइंड, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम लोग अपना एजुकेशन बजट नहीं बढ़ा पाए। It's not a federal issue, it's a provincial issue. There will be a lot of challenges. So therefore, better utilization of resources and coming out of brick and mortar environment, क्योंकि आपने देखा होगा लोगों ने, वडेरों ने अपने जो है डेरे बनाए हुए हैं स्कूलों के अंदर, वहाँ पे भैंसें बंधी हुई, रोज़ मीडिया बताता है कहीं गधे बंधे हुए। ये जो बजट असाइन होता है ये बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है, उन टीचर्स की सैलरीज के लिए चला जाता है जो गोस्ट टीचर्स हैं, या फिर ऐसे टीचर्स हैं जिनको अंग्रेजी के 2 लफ्ज़ बोलने नहीं आते, या उर्दू के, बिफोर दैट मैटर। तो बजट बनाना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है रीथिंकिंग। तो क्या हुआ, अब आप अपने जहन में खुद सोच सकते हैं, लेकिन टीचर का आंसर जो है एब्सोल्यूट नहीं, आप अपनी मर्जी का आंसर लिख सकते हैं। आपकी भी अहमियत उतनी ही है यहाँ पर, क्योंकि ये ओपिनियन है जितनी मेरी ओपिनियन है। मैंने आपके सामने एक ओपिनियन स्टेट की है, यू कैन हैव एन अल्टरनेट ओपिनियन, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप बदल सकते हैं। फिर इशू पर आते हैं, हमारे मुल्क का दूसरा बड़ा इशू बोलते हैं करप्शन। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा इशू है, करप्शन भी कहा जाता है इसको, ग्राफ्ट भी कहा जाता है इसको, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक और स्टूडेंट भी बता रही थी कुछ कि ये भी उसमें आता है, मैं जहन से हैं, ब्राइब्स जो है उसमें आते हैं, ब्राइब्स, रिश्वत, ठीक, ये सब इसमें आती है। तो बेसिकली करप्शन को एक मेजर इशू कहा जाता है। क्यों? करप्शन से मेजर इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है। लिख लें पॉइंटर आपको, मेजर, क्योंकि लोग करप्शन बोल रहे हैं, करप्शन ये सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन इट क्रिएट्स मेजर इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में पढ़े ना, सॉरी, सोशल इश्यूज तो आपके साथ, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या मसला है? सबसे पहली चीज, कंपैरेटिव एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, रिश्वत देते हैं और बोलते हैं ये ठेका इसको नहीं दो, मुझे दो। कंपैरेटिव एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी कैसे क्रिएट हो रही है? एक आदमी रिश्वत देता है कि ये ठेका इसको ना दें, ये ठेका मुझे दें, तो कंपैरेटिव एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गई, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं रही, उसमें करप्शन एंटर कर गई, ठीक है। दूसरे एंगल से इसको देखें, कंपैरेटिव एनवायरनमेंट को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आप बैरियर्स टू एंट्री, ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, एंड एग्जिट क्रिएट करते हैं। यानी कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है, तो जब नया कारोबार शुरू करने जाता है लोग कहते हैं यार यहाँ पे तो बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, लाइसेंस लेना है कैसे मिलेगा, रिश्वत देके,
यार छोड़ो यार, ऐसे बड़ा खर्चा है। तो इससे क्या है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट चाहता है कि मेरे साथ जो पेट जुड़ा हुआ है इसको भी कोई ना कोई आके भरे। कोई छोटा सा भी काम आपने शुरू करना है, इसमें भी है ना, तो कोई भी काम आप करने निकले, इस तक के अगर पथारे वाला रेडी भी लगा रहा है तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उससे कुछ पैसे मांगने के लिए आता है, वो उसे पैसे देता है और फिर वो उसका फिक्स होते हैं 20 रुपये इसके, 30 रुपये से। इससे कंपेरेटिव एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रही। स्टार्टअप कॉस्ट्स, प्रोजेक्ट वायबिलिटी, स्टार्टअप कॉस्ट्स, प्रोजेक्ट वायबिलिटी, फिजिबिलिटी, ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसे हमारे मुल्क में रिश्वत को ओवरहेड कह देते हैं, ओवरहेड्स में इजाफा हो जाना, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट क्रिएट हो जाना, ये इकोनॉमिक इश्यूज, क्लियर कट इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती। फिर जो शख्स करप्शन कर रहा है, करप्ट है, जिसने रिश्वत दी है काम लेने के लिए, ठेका लेने के लिए, वो क्या करेगा, वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा ताकि वो उसमें अपना हिस्सा कर सके। सड़क बनानी ठेकेदार ने, वो कहेगा मैंने तो रिश्वत दी है, मैंने रिश्वत दी है, तो वो एसफॉल्ट कंक्रीट यानी डामर वाली जो सड़क होती है उसमें केचप डाल देगा, वो सड़क कच्ची सी बना देगा। जहां एक्सकवेशन करके उसको कच्चा करना था जमीन को 3 फुट, वो 2 फुट का माल लगाएगा, वो सड़क कच्ची। बारिश होगी, मौसम की पहली बारिश, समोसा पकौड़ों की तलाश में भाई निकलेंगे और मोटरसाइकिल सीधा खड्डे में। क्यों? ये देखे ना, इनएफिशिएंट भी हो गई और रॉन्ग, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो गलत हो गई, और इससे क्या होगा, रिसोर्स की वेस्टेज होगी। रिसोर्स की जो काम कर रहा है वो भी बददिली से कर रहा है, वेस्टेजेस में इजाफा होगा, बैड प्रैक्टिसेस आ जाएंगी गुड प्रैक्टिसेस के बजाय। उसको फोन करेगा उसका मुलाजिम, सर वो थोड़ा माल खराब हो रहा, कोई बात नहीं लगा देंगे। नतीजतन क्या होगा कि काम का म्यार भी इंपैक्ट हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क भी डिस्टर्ब हो जाएगी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी गलत हो जाएगी। करप्शन से देखो ना कितना मैक्सिमम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो पूरी मईशत को तबाह कर रहा है, इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। लोगों में एक बैड टेस्ट आ जाएगा। कोई अच्छा काम करने के लिए निकलेगा और अच्छा काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। लोग पुराना सामान नए के नाम पर आपको बेच जाएंगे।